Hello, dear children. Welcome to all in St. JBS ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं उत्कर्ष खरे आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 3 में हिंदी विषय से एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक लाया हूँ, जो है भाषा। व्याकरण का यह विषय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत उसकी सूचना मिलेगी। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर ज़रूर करें। चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा विषय भाषा। मित्रों, छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए यहाँ पर 5 चित्रों को दिखाया है। इन 5 चित्रों में आप देखिए, पहले चित्र में एक बालक कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक हाथ में लिए हुए कुछ पढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए एक बालक कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है। तीसरे में देखिए एक शिक्षिका खड़ी हुई हैं, वह पुस्तक से कुछ पढ़ा रही हैं। चौथी तस्वीर में देखते हैं एक बालक रेडियो पर कुछ सुन रहा है। 5वीं तस्वीर में देखते हैं डाकिये ने बालक को एक पत्र दिया है और वह पत्र बालक पढ़ रहा है। तो भाषा के अनेक रूप हैं, उनको कैसे व्यक्त किया जाता है, उनको कैसे समझा जाता है, इसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए, भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब छात्र सोच रहे होंगे कि भाव क्या होता, हमें तो भाव पता ही नहीं है। भाव वो होता है जो आपके हृदय में कोई भी विचार आता। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आप अपने मम्मी से कहना चाहते हैं कुछ, कैसे कहेंगे? मम्मा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। अब यही जो भाव अंदर आ रहा था, आपने जिन शब्दों का सहारा लेकर इस भाव को प्रकट किया है, वही भाषा है। अब इसी बात को आप इंग्लिश में भी बोल सकते थे, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलते तो वो इंग्लिश की भाषा होती, आप हिंदी में बोले तो ये हिंदी की भाषा है। तो अभी आप हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं तो हिंदी के विषय में जानेंगे। किसी भी विचार को या भाव को प्रकट करने का या दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। चलिए हम भाषा के विषय में कुछ और सीखते हैं। भाषा के रूप क्या होते हैं? अब जैसे भाषा है, आपने समझ लिया कि हम बोलकर कोई बात कह सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा के रूप भी होते हैं। कैसे रूप होते हैं? भाषा को प्रकट करने या समझने के 4 प्रकार हैं। आप उसको बोलकर भी कह सकते हैं। आप देखिए, हम यहाँ हाइलाइटर से आपको इस बात को समझा रहे हैं कि भाषा को हम बोलकर, सुनना, लिखना और पढ़ना, इसी आधार पर भाषा को 2 मुख्य भागों में या मुख्य रूपों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। ये 2 भाषाएं हैं। इन भाषाओं को हम विस्तृत रूप में अभी पढ़ेंगे और समझेंगे कि मौखिक क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि अभी सर ने 2 भाषाएं अभी बताया, बोलना भी होता है, सुनना भी होता है, लिखना और पढ़ना भी होता है। फिर आपने कहा, सर ने कह दिया कि 2 भाषाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, एक मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है। चलिए हम इसका अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब विचार बोलकर कैसे प्रकट करना है? आपने पुस्तक ली, कोई कहानी पढ़ी, आपने जो आप कहानी पढ़ रहे थे वो लिखित थी। जब आपने कहानी पढ़कर किसी भाषा के सामने जाकर बोली या किसी को सुनाई तो वो भाषा का मौखिक रूप हुआ। जैसे आपने कोई कविता याद की, कब शिक्षक ने कहा कक्षा में कविता सुनाओ, जब आप वो कविता सुना रहे हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप है।
हम बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। हमने जो श्यामपट्ट पर आज दिनांक लिखी है या जो भी विषय लिखा हुआ है, ये भाषा का लिखित रूप है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं भाषा का लिखित और मौखिक रूप क्या है। अभी हम कुछ और उदाहरण देंगे इसमें, तो आप समझिए। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि मम्मा से आपको पानी मांगना है, तो आपने बोला। अभी आप बोलना नहीं चाहते हैं, मम्मा ने कहा चुप बैठिए, बात नहीं करनी है, तो आप कुछ मांगना चाहते हैं, तो आपने पेंसिल ली और कॉपी पर कुछ लिख के मम्मा को दिखा दिया, और मम्मा ने वो पढ़ लिया और जान लिया कि हमारे बेटे को बिस्किट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पानी चाहिए, या हमारे बच्चे को पैर में दर्द हो रहा, हाथ में दर्द हो रहा, कुछ भी है, उस भी विषय को आप प्रकट कर सकते हैं। इसी ढंग से अखबार में लिखी गई भाषा लिखित भाषा है, किसी पुस्तक में लिखी गई भाषा लिखित भाषा है, श्यामपट्ट पर लिखी गई भाषा लिखित भाषा है। जो भी काम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर रहे हैं, वो भी लिखित भाषा है। तो इसलिए जो भी विचार हम अब लिख देते हैं, उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। उसी लिखित भाषा का जो हम बोल कर कहते हैं, वो मौखिक भाषा हो जाती है। या कुछ अंदर से विचार आते हैं, उनको भी हम बोलते हैं मौखिक रूप से, तो वो मौखिक भाषा। तो आपको समझ में आया, भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी भारत की राजभाषा है, यही भारत की मानक भाषा भी है। यानी भारत में जिस भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, वह भारत में हिंदी है, क्योंकि हिंदी बृहद क्षेत्र में बोली जाती है। बृहद का मतलब होता है अधिकांश क्षेत्र में, यानी बहुत बड़े भाग में भारत के हिंदी का भाषा को बोला जाता है। भारत के अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि भारत के अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो इस और भाषाएं कौन कौन सी होती है? जैसे मलयालम है, कन्नड़ है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, संस्कृत है, ऐसी बहुत भाषाएं होती हैं। चलिए अध्ययन करते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। चलिए देखते हैं। भारत में की कुछ अन्य भाषाएं कौन कौन सी? उड़िया, मैथिली। अभी हम आपको टिक करके बता रहे हैं कौन कौन सी भाषाएं। देखिए, उड़िया है, मैथिली, मलयालम, बंगाली, असमिया, संस्कृत, मराठी, तमिल, सिंधी, पंजाबी, तेलुगु, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, उर्दू और अन्य भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाएं भारत में मानक भाषाएं, यानी उनको मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं लिपि। पहले इसको पढ़ने से पहले हम लिपि के विषय में बता दें। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। अब चिन्ह क्या होते हैं? जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, आप मैथ में पढ़ते हैं प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ऐसे हिंदी एक भाषा है, जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, मलयालम एक भाषा है। जैसे कई भाषाओं के हमने रूप बताए। आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, इसलिए आप हिंदी का यहाँ ज़्यादा बोली जाती है, तो आप समझते हैं हिंदी ही सरल है, अंग्रेजी कठिन है, मलयालम बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। जो जहाँ जिस क्षेत्र में जन्म लेता है, बालक के लिए उसकी मातृभाषा और उसके लिए बहुत सरल होती है। जिस भाषा को वो अपने परिवार में या अपने चारों तरफ के वातावरण में सीखता है, वह भाषा उसके लिए बहुत सरल होती है। चलिए अब इसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम इस विषय पर कुछ और जानेंगे। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। ये चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधित भाषा के वर्ण। ये देखिए, ये लिखा हुआ है वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब वर्ण क्या होता है? आपने पढ़ा था बचपन में, नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, बहुत जगह पढ़ा होगा, भूल गए वर्ण क्या होता। वर्ण क्या है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। आ से ज्ञा तक जो अक्षर पढ़ते हैं वो सब वर्ण होते हैं। वर्ण के दो भाग होते हैं, एक स्वर, व्यंजन। अब ज़्यादा इस विषय पर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा विषय है भाषा। तो इसलिए बालक, हम लोग पहले भाषा पे ही बात करते हैं।
इन चिन्हों अथवा वर्णों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ये कहते हैं या कहलाती है। तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने बोला आपको लिखना है गोदावरी। अब आपको गोदावरी कहीं से लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं। अब इनको लिखने के लिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उन्हें छोटा बड़ा यही सारे अक्षर को मिलाकर वह शब्द और उनकी मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे मैंने लिखा महल लिखिए, तो आपने माँ लिया, हा लिया, ला लिया, महल लिख गया। हमने लिखा तरकस लिखो, ता लिखा, रा लिखा, का लिखा, सा लिखा, तरकस लिख गया। ऐसे इंग्लिश में मैम ने जो उसके छोटी इकाई यानी लेटर होते हैं उन्हीं से मैडम ने कहा एप्पल का स्पेलिंग लिखो, बनाना का लिखो। अब एप्पल बनाना का स्पेलिंग बनाने के लिए आपको वही 26 लेटर में से लेटर लेना है और सेट करके एक ब्यूटीफुल यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, वर्ड बनाना है। तो आप यथार्थ हमें होप है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। लिपि क्या होती है? लिपि भाषा की वह चीज़ है, चिन्ह है निश्चित, जिसके द्वारा उस भाषा को लिखा जाता है। चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं भाषा और लिपि, जो अभी हम बात कर रहे थे। अब देखिए हमने यहाँ पर 5 भाषाएं ली हैं और उन 5 भाषाओं की लिपियां बताएंगे हम आपको। आपकी कक्षा में यही 5 लिपियां हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं को आपको याद करना है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की भी लिपि फारसी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले विषय पर चलते हैं, देखते हैं जहाँ से व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है जो भाषा का द्वितीय विषय पढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज, वह व्याकरण ही है, ग्रामर है। इसमें क्या है, ये हमको क्या क्या चीज़ें सिखाती है। व्याकरण भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से बनती है। सार्थक शब्द समूह जब निश्चित क्रम में होते हैं तब वाक्य की रचना होती है। शब्दों को कहीं भी रखने से वाक्य नहीं बनता, वाक्य के नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, हर किसी के रूल हैं। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते तो दूसरे फ्रेंड आपको आउट कर देते हैं उस गेम से, या बोलते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही व्याकरण के लिए उसको लिखने के लिए उसके नियम हैं, उनकी त्रुटियों को हम कैसे पहचानें। यानी अगर हम शब्दों जैसे का है, खा है, गा है, जो हमने वर्ण की इकाई बताई, अगर हमें कोई शब्द बनाना है और हमने वर्णों के क्रम को सही से नहीं लिखा तो वह शब्द सही बनेगा नहीं, उसका अर्थ गलत होगा या उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जो आप वास्तव में बात कहना चाहते हैं वह न होकर दूसरा अर्थ निकलेगा। इसलिए भाषा में वर्णों, शब्दों और वाक्यों की रचना बहुत सटीक ढंग से की जाती है। कैसे करते हैं, चलिए हम एक एक्सरसाइज से सीख लेते हैं। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को। इन 3 एग्जाम्पल को आपको बहुत ध्यान से देखना। इन 3 एग्जाम्पल में इनके शब्दों में कोई गलती नहीं है। आप देखिए, हम सभी वाक्य भी पढ़ेंगे। आप देखिए इन तीनों वाक्यों में किसी भी शब्द में कोई गलती नहीं, सिर्फ इनमें क्या गलती है वो हम अभी आपको बताते हैं। देखिए लिखा निकलता है पूरब सूरज से। इनके सारे शब्द, निकलता भी सही लिखा, है भी सही लिखा, पूरब भी, सूरज भी, से भी, यानी ये सब कुछ सही लिखा है, फिर भी ये वाक्य गलत है। देखिए है पीछे घर मेरा विद्यालय के, फिर भी ये गलत है। तीसरा देखते हैं, नहीं है मित्र मेरा घर पर, फिर भी ये गलत है। यहाँ तीनों वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि इनमें प्रयोग किए गए शब्द क्रम में नहीं हैं और इनका शुद्ध रूप निम्न प्रकार होगा जो हम अभी आपको बताएंगे। जैसा कि देखा, पहला वाक्य गलत था हमारा, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है क्योंकि इनके रखने का क्रम गलत नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे शब्द सही हैं लेकिन इनका क्रम गलत है। चलिए सीखते हैं कैसे इनका क्रम सही करते हैं। देखिए हम आपको वही तीनों एग्जाम्पल लाए हैं जिसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। निकलता है पूरब सूरज से, यही वाक्य था आपके लिए।
अब आपको हमने इसको सही क्रम में लिख दिया, सूरज पूरब से निकलता है, बिल्कुल सही वाक्य है पीछे घर मेरा विद्यालय के, गलत है, इसको सही लिखेंगे, मेरा घर विद्यालय के पीछे है। अब ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया है। नहीं है मित्र मेरा घर पर, मेरा मित्र घर पर नहीं है। आपने इसमें सीखा कि सारे वाक्यों में उनके शब्द सही थे, लेकिन ऊपर के वाक्य में शब्दों का क्रम गलत था, इसलिए उनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से जब हमने उनको दोबारा सही करके सही लिखा और सही क्रम में लिखा, तब वे वाक्य सही हो गए। यानी वाक्य में रचना करते समय वाक्यों की शब्दों को सही क्रम में लिखना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका वाक्य गलत होगा। भाषा, भाषा का रूप चाहे मौखिक हो या लिखित, उसका शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। देखिए, आप चाहे बोलकर कोई बात कह रहे हो, चाहे कोई बात लिखकर कह रहे हो, चाहे शिक्षक आपको श्यामपट्ट पर कुछ लिख के समझा रहे हैं, चाहे शिक्षक कोई बात बोलकर बता रहे हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों में उनका शुद्ध होना, शुद्ध का मतलब सही होना जरूरी है। अगर हम कुछ इधर उधर बोलेंगे तो आप लोगों को भी ये समझ में आएगा कि सर गलत बोल रहे हैं, या आप भी कुछ गलत बोलेंगे, शब्दों का क्रम बदलेंगे, तो दूसरा बच्चा आप पे हंसेगा और आप समझेंगे कि ये गलतियां हो रही हैं। इसलिए भाषा में हमेशा उनको शुद्ध रूप में बोलना है, चाहे वो मौखिक हो और चाहे वो लिखित हो, यानी उनमें शुद्ध रूप लाना, या शुद्ध का मतलब सही। चलिए देखते हैं आगे। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों का बोध होता है। यानी व्याकरण हमें सिखाती है कि क्या चीज़ गलत लिखी है, क्या चीज़ सही लिखी है, और उसको हम उसमें सही करते हैं, जो गलत है उसको सही करते हैं, और गलत चीज़ को हम अंडर गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं और उसको अलग कर देते हैं। इसलिए व्याकरण हमें यह शास्त्र सिखाता है, जैसा हमने भी 3 उदाहरण से आपको सिखाया। अब इस अध्याय में आपने पढ़ा रुचिकर ढंग से। आप भूल गए होंगे कि सर ने इतनी देर में बहुत से चीज़ें बताई, हम भूल गए, तो एक बार उस विषय को हम सुना सब संक्षिप्त रूप में रिवाइज कर देते हैं, क्या आपने इस अध्याय में पढ़ा है। चलिए देखते हैं। आपने सीखा, क्या सीखा आपने सीखा भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अंडरस्टूड? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको घर के लिए एक एक्सरसाइज देते हैं। इस एक्सरसाइज को आप घर पर करेंगे, जैसा कि हमने अभी कराया था उदाहरण से, सेम उसी प्रकार की एक एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ। आप लोग इनके वाक्यों को नोट करें और अपनी चेक करने के लिए अपने अभिभावक को दिखाएं, या अपने गूगल क्लासरूम पर इन सभी वाक्यों को सही क्रम में लिखकर हमें पोस्ट करें और हम चेक करके इनका उत्तर आपको भेजेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शब्दों के सही क्रम में लगाकर शुद्ध वाक्य रूप में लिखिए। खुश बहुत हूँ आज मैं, हो तुम रहते कहाँ, मेरी है मम्मी रिया का नाम, है खा रही घास गाय। इसको हम थोड़ा देर रोकते हैं, 10-15 सेकंड। आप वाक्य को नोट कर लीजिए। अगर नहीं भी नोट कर पाएंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके आराम से इन सभी 4 सेंटेंस को लिख सकते हैं और उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Like and share it among your friends. Very soon I will meet you in the next Hindi class. Bye bye dear students.